नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले हम हिमाचल जीके से जो है स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी आने वाले एग्जाम हैं डेफिनेटली आपको जो है वहाँ पर हेल्प मिलेगी। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिटेल से जो है वो हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा ताकि कोई भी पॉइंट जो है हमारा अनटच ना रह जाए। हर एक पॉइंट को हम थोड़ा थोड़ा टच कर लें और एग्जाम में आपको हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर 125 से जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं बसपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो बसपा घाटी है बोलते हैं कि कौन से जिले में स्थित है। बहुत ही आसान है, आपको पता है किन्नौर जिले में स्थित है। कई बार पूछ लेते हैं कि बसपा घाटी का दूसरा नाम क्या है, तो इसको सांगला वैली भी जो है वो कहा जाता है। किन्नौर में जो है ये स्थित है। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखनी है कि ये जो वैली है ना, इस वैली में एक विलेज पड़ता है। तो पूछ लिया जाता है कि वो विलेज कौन सी वैली में पड़ता है। तो चितकुल विलेज ध्यान रखना है कि कौन सी वैली में पड़ता है। ये इस वैली में, बसपा वैली में जो है वो पड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है। और भी हमारे पास बहुत सारी वैलीज हैं जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास पेजूर वैली पड़ती है, मुलगांव वैली पड़ती है, यूला वैली भी जो है वो यहाँ पर पड़ती है। किन्नौर के अलावा लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में जो है कौन कौन सी घाटियाँ पड़ती हैं। लाहौल स्पीति में चंद्रा घाटी, भागा घाटी, पत्तन वैली यहाँ पर पड़ती है। और अगर हम बात करें सिरमौर की, तो सिरमौर की इंपॉर्टेंट घाटी है कियार दादून घाटी, जिसको जो है पोंटा घाटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और सोलन की बात करें तो सोलन में जो है वो हमारे पास कुनिहार वैली जो है वो आती है, सरसा वैली यहाँ पर आती है, सप्रूम वैली यहाँ पर आती है, दून वैली यहाँ पर आती है। तो ये सोलन की इंपॉर्टेंट वैलीज हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में बोलते हैं डुंगरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि डुंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में लगता है। डुंगरी मेले का हमने क्या पढ़ा है कि कुल्लू जिले में जो है वो लगता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कुल्लू जिले में जो है वो डुंगरी माता का मंदिर भी जो है वो स्थित है। डुंगरी जो है वो हडिम्बा माता को ही जो है वो कहा जाता है। तो हडिम्बा माता का अगर पूछा जाए और डुंगरी माता का पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपने ध्यान रखना है कि जो माता का मंदिर है यहाँ पर, ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है और ये राजा बहादुर सिंह के द्वारा जो था वो मंदिर यहाँ पर बनवाया गया था। ये तो बड़े ही बेसिक से क्वेश्चन हैं इसके बारे में। डुंगरी मेला आपसे पूछ लिया गया है, ज़रूरी नहीं कि हर बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है जो यहाँ से पूछा जा सकता है, पूछ लिया जा सकता है कि डुंगरी मेला कौन से महीने में जो है वो लगता है। तो मई के महीने में जो है ये मेला लगता है। अभी कुल्लू का दशहरा जो है वो हुआ, तो कुल्लू का दशहरा पूछ सकते हैं कि कहाँ पर जो है वो कुल्लू का दशहरा होता है, कहाँ पर, इनके कौन से मैदान में कुल्लू का दशहरा होता है। तो कुल्लू में जो है वो कौन सा मैदान पड़ता है। कुल्लू में ढालपुर मैदान जो है वो पड़ता है। ढालपुर मैदान में जो है ये होता है। पूछने वाला इस तरह से भी पूछ सकता है कि कौन सा स्टेटस है कुल्लू दशहरे का। इंटरनेशनल लेवल का ये मेला है और कौन से इंटरनेशनल लेवल का ये फेयर है। और पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी के किनारे ये लगता है। तो ब्यास नदी साथ में ही बहती है, ब्यास नदी के किनारे जो है ये लगता है। अगले में बोलते हैं लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लोसर बड़ा ही कॉमन सा फेस्टिवल है जो कि बुद्धिस्ट के द्वारा मनाया जाता है जहाँ पर भी रहते हैं। तो लाहौल स्पीति में मुख्य रूप से रहते हैं। ऑप्शन डी लाहौल स्पीति सही आंसर हो जाएगा। ये किन्नौर में भी जो है पाए जाते हैं, तो किन्नौर में भी जो है ये मनाया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। लाहौल स्पीति में कौन कौन से फेयर फेस्टिवल मनाए जाते हैं। लाहौल स्पीति में जो है वो गोछी त्यौहार मनाया जाता है, वो आपने ध्यान रखना है। लाहौल स्पीति में शीशु मेला मनाया जाता है। हालदा फेस्टिवल जो है लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। लदराचा मेला भी जो है वो लाहौल स्पीति में लगता है। एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि एक फेस्टिवल है शिशु मेला जो है वो मनाया जाता है कौन से महीने में। तो शिशु मेला देखो अलग अलग महीने में मोनेस्ट्रीज में जो है ये मनाया जाता है। सिचूर गोम्पा में जब ये मनाया जाता है तो जून के महीने में मनाया जाता है। गेमूर मोनेस्ट्री में जब ये मनाया जाता है तो जुलाई के महीने में ये मनाया जाता है। टेस्ट सीरीज में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया है और डिटेल में हमने एक बार पढ़ भी लिया है। 128 में बोलते हैं फेमस चिंतपूर्णी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो प्रसिद्ध माता चिंतपूर्णी का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। शक्तिपीठों में से प्रसिद्ध जो चिंतपूर्णी माता का मंदिर है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ता है। चिंतपूर्णी माता का मंदिर ऊना में आता है। चामुंडा माता का मंदिर कांगड़ा में आता है और नैना देवी माता का मंदिर बिलासपुर में आता है। और अगर हम बात करें ज्वालाजी माता का मंदिर तो ये कांगड़ा में आता है। ब्रजेश्वरी माता का मंदिर ये भी कांगड़ा में जो है वो आता है। तो ये मुख्य रूप से हमारे शक्तिपीठ हैं। नैना देवी माता के बारे में पूछ लेता है कि ये मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। राजा वीर सिंह के द्वारा जो था वो बनाया गया था। वीर सिंह जो था वो कहलूर के संस्थापक भी थे। कहलूर रियासत की स्थापना भी इनके द्वारा जो था वो की गई थी। ऊना में बाबा भड़बाग सिंह का मेला भी जो है वो लगता है, तो वो भी आपने साथ में यहाँ से ध्यान रखना है।
आगे 129 में बोलते हैं सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय, तो सुकेत जो राजसी राज्य था वो उसकी स्थापना बोलते हैं किसके द्वारा की गई थी, आपको पता होना चाहिए, बीर सिंह सेन जी के द्वारा की गई थी। बीर सेन सुकेत के राजा थे और सुकेत से ही जो है वो मंडी अलग हुआ है, यानी कि सुकेत की ही शाखा जो है वो मंडी है। अगर हम बात करते हैं सुकेत के बारे में और क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। एक बार क्या हुआ था कि चंबा के राजा थे, चंबा के राजा को वहाँ से भागना पड़ा था, यानी कि बचपन में ही वहाँ से आ गए थे, तो सुकेत में उनको शरण भी जो था वो दी गई थी। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ सकता है कि कौन से ये राजा थे जिनको सुकेत में जो था वो शरण मिली थी। तो ये सुकेत के राजा अपने ध्यान रखने हैं, चंबा के राजा अपने ध्यान रखने हैं। तो ये राजा मुशान वर्मन जो था वो हुआ करते थे, राजा मुशान वर्मन हुआ करते थे। और सुकेत के राजा के द्वारा जो था वो अपनी बेटी का विवाह जो था वो मुशान वर्मन से बाद में कर दिया गया था। और पंगाणा जो सुकेत की कैपिटल होती थी वो जागीर के रूप में या फिर दहेज के रूप में जो था वो देवी दी इन्होंने चंबा के राजा को, मुशान वर्मन को। उस टाइम हुआ इस तरह से था कि वहाँ से उनको भागना पड़ा था मुशान वर्मन को, क्योंकि वो बचपन में छोटे थे, तो वो वहाँ से कुछ जब डिस्प्यूट चला था तो वो वहाँ से आ गए थे। और उसके बाद सुकेत में आकर शरण ले लेते हैं, सुकेत में शरण लेते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो अपने राज्य को ये फिर से जो है वो प्राप्त करते भी हैं। सुकेत के संस्थापक वीरसेन के कार्यकाल की ही जो है ये सारी की सारी घटना जो है वो बताई जाती है। और भी सुकेत के शासक हुए, जैसे कि सुकेत के शासक हुए एक करतार सिंह ने जो था वो करतारपुर में जो था वो अपनी राजधानी जो था वो बनाई थी। पहले लोहारा में होती थी, राजधानियाँ भी इसकी शिफ्ट होती रही, पंगाणा में हुई, पंगाणा से लोहारा को शिफ्ट हुई, लोहारा से करतारपुर को करतार सेन ने जो था वो स्थानांतरित की थी। गरुड़ सेन सुकेत के शासक हुए जिन्होंने सुंदरनगर, जिसका प्राचीन नाम बनेड़ है, उसकी स्थापना जो था वो की थी। ठीक है, तो ये सारी तो मुशान वर्मन की जो पूरी कहानी है ना, हमने ब्लोक्रा सीरीज में वैसे पढ़ रखी है, वहाँ से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को उनको देख सकते हैं जो हमने ब्लोक्रा सीरीज में डिस्कस किए हैं। 130 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया कि सुकेत के अंतिम शासक कौन थे, वो भी तो पता होना चाहिए। सुकेत रियासत जो था वो इसके अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन जो था वो हुआ करते थे। 1921 में जो था वो सुकेत रियासत को पंजाब सरकार से निकाल कर जो था वो ब्रिटिश भारत राज्य सरकार में जो था वो मिला दिया गया था, यानी कि ये ब्रिटिश सरकार के अधीन जो था वो आ गया था, ब्रिटिश इंडिया के अधीन ये फिर आ गया था। 130 में बोलते हैं इन विच ईयर फिरोज शाह तुगलक बिसीज्ड दी नगरकोट फोर्ट, तो बोलते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नगरकोट का जो था किला था उसके ऊपर कब घेरा जो था वो डाला गया था। अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने 1365 की ये बात है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 1365 में जो था वो इन्होंने नगरकोट के किले पर जो था वो घेरा डाला था। अगर हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में और भी यहाँ से जानते हैं और हम जानते हैं कि कांगड़ा के ऊपर किस तरह से जो था वो अटैक हुए, तो आपने ध्यान रखना है कि 1365 की बात है, फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो अटैक किया था। उस टाइम आपने ध्यान रखना है रूपचंद जो था वो यहाँ के राजा जो था वो हुआ करते थे। 1337 में ऑप्शन दिया गया है 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अटैक किया गया था, ये भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। पृथ्वीचंद जो था वो उस टाइम यहाँ के राजा हुआ करते थे। 1009 ईस्वी में भी जो था वो कांगड़ा नगरकोट पर आक्रमण किया गया था, तो वो आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, वो मोहम्मद गजनवी के द्वारा जो था वो किया गया था। उस टाइम यहाँ के शासक जो था वो जगदीश चंद्र जो था वो हुआ करते थे। तो ये आपने कांगड़ा के ऊपर जो अटैक हुए उन अटैक्स के बारे में जानना है कि कब कब हुए, उस टाइम कांगड़ा का राजा कौन हुआ। फिरोज शाह तुगलक जब 1337 में आक्रमण करता है तो फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी का जो मंदिर है वहाँ से बहुत सारी किताबें जो था वो लूटी भी थी, और कहते हैं कि जो 1300 किताबें इसने यहाँ से लूटी थी उनको बाद में चलकर फारसी में, पर्शियन में जो था वो ट्रांसलेट भी कराया था, और उन किताबों को जो था वो फिर नाम दिया गया था दलील फिरोज शाही जो था वो उनको नाम दिया गया था। और इसके जो ट्रांसलेटर थे जिन्होंने इसका अनुवाद किया था उनका नाम क्या था, खलीद खानी जो था वो उनका नाम था, वो भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें जी 131 क्वेश्चन बोलते हैं भगाट प्रिंसली स्टेट वाज एनेक्स्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई ही डलहौजी के टाइम में थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइप में, ऑप्शन सी सही आंसर है। तो भगाट प्रिंसली स्टेट था हमारा एक, जो इस लैप्स की नीति के तहत जो था वो आ गया था। इसमें क्या होता था, अगर कोई भी रियासत है जिसका कोई नेचुरल हायर नहीं है, यानी कि जिसका कोई नेचुरल शासक नहीं है, कोई राजा है मान लो, इस राजा का पुत्र नहीं है आगे चलकर, उसको अनुमति नहीं थी कि वो गोद लिए हुए पुत्र को जो है वो शासन देता था, वो राज्य जो था वो ऑटोमेटिकली अंग्रेजों के तहत जो था वो चला जाता था। बाद में चलकर इसका विरोध भी हुआ था, फिर लॉर्ड कैनिंग जब बाद में आए थे तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वापस भी लेना पड़ा था, क्योंकि 1857 का जब विद्रोह होता है तो 1857 के विद्रोह में वन ऑफ द रीजन ये भी माना जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी।
अगर जी बात की जाए भगाट रियासत की, तो भगाट का ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में जो सोलन डिस्ट्रिक्ट आप देखते हैं ना, वो पहले भगाट रियासत के तहत ही जो था वो मैक्सिमम आता था। तो भगाट का ही शासन जो था वो हिस्सा हुआ करता था। भगाट का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे घाट हों, बहुत सारे दर्रे हों, उसको जो है वो भगाट कह दिया गया। इस रियासत की स्थापना, या हम कहें कि इस रियासत को जो था वो किसके द्वारा जो था वो स्थापित किया गया था, तो भगाट रियासत को जो था वो कहते हैं कि बसंत पाल के द्वारा जो था वो स्थापित किया गया था। हरिचंद पाल भी इनको कहीं पर लिखा गया है, ये भी ध्यान रखना है। भगाट रियासत जो था वो बिलासपुर से 1790 में स्वतंत्र हुई थी। 1790 में पहले तो ये बिलासपुर के अधीन भी रही, कहलूर जिसको कहते हैं। 1790 में जो था ये बिलासपुर से स्वतंत्र जो था वो हुई थी। और पहले स्वतंत्र शासक इसके बने थे राजा महेंद्र सिंह, जो भगाट रियासत के स्वतंत्र शासक थे। महेंद्र सिंह 1839 में जो था वो निसंतान इनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है, और उसके बाद ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में जो है ये आ जाती है, ये ध्यान रखना है। तो लेफ्ट की नीति के तहत जब ये आ गई थी बाद में चलकर, तो आंदोलन हुआ, फिर बाद में चलकर आपको पता है जब एक बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो रियासत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाती। भगाट रियासत के जो अंतिम शासक हमें देखने को मिलते हैं वो राजा दुर्गा सिंह जो है वो देखने को मिलते हैं। तो राणा दुर्गा सिंह का आपने ध्यान रखना है कि जब 1948 का जब स्ट्रगल हमारा चला था कि हिमाचल का एक गठन किया जाएगा, तो 26 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश की जो नामांकन की जो प्रक्रिया थी ना, वो राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में ही जो था वो हुई थी। और भगाट दरबार इसको कहते हैं। भगाट दरबार जो था वो 26 जनवरी 1948 को लगाया गया था। तो भगाट दरबार आपने ध्यान रखना है किसकी अध्यक्षता में लगाया गया था। एक भागल रियासत भी है जिसकी स्थापना राजा अजय देव के द्वारा की गई थी। तो भागल और भगाट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो क्वेश्चंस बेसिक आपको आसान लगे, परंतु क्वेश्चंस के बीच में से जो क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपने नोट डाउन करते रहना है साथ साथ में। 132 क्वेश्चन देखें, बोलते हैं 132 क्वेश्चन में चंबा सेवक संघ वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। ये चंबा सेवक संघ था, इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी? 1936 में चंबा सेवक संघ की स्थापना जो था वो की गई थी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं आने वाले एग्जाम्स में ये पूछा जाए। तो चंबा सेवक संघ की स्थापना 1936 में जो था वो की गई थी। इसी के आसपास के सिनेरियोज हम देखते हैं कि क्या घटनाएं जो हैं वो इस दौरान होती हैं हिमाचल की स्वतंत्रता की लड़ाई में। इसी के दौरान हमें देखने को मिलता है कि 1936 इससे पहले, इसके बाद जो है वो 1938 में जो है वो हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, और साथ में ही 1946 में जो है वो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो है वो बनता है। इन दोनों के बीच में एक छोटे छोटे जो प्रजामंडल बनाए जाते हैं, जैसे कि सिरमौर का प्रजामंडल 1939 में बनाया गया, कुनिहार का प्रजामंडल 1939 में जो था वो बनाया गया था, वो भी साथ में आपने ध्यान रखने हैं। और धामी गोलीकांड भी जो है वो देखने को मिलता है। अगर आपने धामी गोलीकांड का पढ़ा है तो आपको याद होनी चाहिए कि धामी ट्रेजेडी जो था वो 1939 में जो था वो हुई थी। प्रेम प्रचारिणी सभा भी होती थी, वो 1937 में होती थी। 1937 में प्रेम प्रचारिणी सभा धामी की स्थापना की गई। बाद में चलकर इसी को जो था वो धामी रियासती प्रजामंडल में 1939 में कन्वर्ट जो था वो कर दिया गया था, और 1939 में ही जो है वो धामी गोलीकांड भी जो है वो होता है। अगले क्वेश्चन में देखिए जी क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन 1 सिल्वर मेडल एट, जो 30th नंबर के ओलंपिक गेम्स हुए थे 2012 में, हेल्ड इन लंदन में ये हुए थे। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा लंदन में जो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पर एक सिल्वर मेडल जो था वो जीता गया था। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है जी। तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जब बात की जा रही है तो ये थे विजय कुमार। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब विजय कुमार थे जिनके द्वारा जो था वो क्या किया गया था, सिल्वर मेडल जो था वो जीता गया था। अब विजय कुमार कौन से खेल से संबंध रखते थे, पूरी बात इनकी आपको पता होनी चाहिए, कहाँ से संबंध रखते थे, तो वो तभी जो है वो इसका फ़ायदा है। अगर हम विजय कुमार की बात करते हैं तो विजय कुमार जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, और ये शूटिंग गेम से जो है वो संबंध रखते हैं। शूटिंग गेम से जो है वो संबंध रखते हैं, और इनको सिल्वर मेडल जो था वो मिला था 2012 के ये समर ओलंपिक्स जो हुए थे वहाँ पर मिला था। कौन से ज़िले से जो है वो संबंध रखते हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से जो है वो संबंध रखते हैं। बड़सर के रहने वाले हैं विजय कुमार, और इनको पद्मश्री अवार्ड भी जो है वो मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न भी जो है वो मिल चुका है। तभी जो है ये इतने इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाते हैं। तो ये आपको पता चल गया, तो अभी तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। विजय कुमार कहाँ से हैं, कौन कौन से अवार्ड इनको मिले हैं, कब इन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता था, ये सारी बातें यही एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, और यही आपकी हेल्प करेंगी एक एक नंबर जोड़ने में, और वही एक एक नंबर जो है वो फाइनल लिस्ट में आपकी सिलेक्शन जो है वो करवाएगा।
अगर एलाइड जैसे एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं ना, उनके बारे में आप सोचते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ हमने प्रोवाइड करवा दी है। शेड्यूल्ड वे में टेस्ट सीरीज़ हमारी चली हुई है, तो शेड्यूल्ड वे में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सक्सेस भी डेफिनेटली मिलेगी। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ भी अवेल कर सकते हैं। 124 क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच इज उपवेदा ऑफ ऋग्वेद। हमने उपवेद एक दिन भी पढ़े थे, परंतु उस दिन हमने किसी और वेद का उपवेद पढ़ा था। आज हम ऋग्वेद का जो है वो पढ़ेंगे। ऋग्वेद के उपवेद की बात की जाती है तो ऋग्वेद का उपवेद आपने ध्यान रखना है कि आयुर्वेद जो है वो इसका उपवेद जो है वो होता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास 4 तरह के वेद जो हैं वो हैं, टोटली 4 तरह के वेद हैं, जिनमें ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद आता है। हमारे पास यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद का जो उपवेद आता है वो धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का आता है। हमारे पास सामवेद आता है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद आता है। और हमारे पास अथर्ववेद आता है, उसका उपवेद शिल्पवेद जो है वो होता है। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र को जो है वो लिया गया है। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल से गायत्री मंत्र को जो है वो लिया गया है। अगर हम बात करें कि ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से जो है वो लिया गया है गायत्री मंत्र। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यजुर्वेद किससे डील करता है, तो यजुर्वेद जो है वो रिचुअल से डील करता है। अगर हम बात करें सामवेद किससे डील करता है, तो ये म्यूजिक, हमारा जो गाना है, हमारा जो गान है, उससे जो है ये डील करता है। अथर्ववेद की बात करें तो ये मेडिसिन, ट्रीटमेंट, डिजीज, इनके बारे में जो है वो बात करता है। तो ये आपने वेदों के बारे में ध्यान रखना है। 145 में बोलते हैं इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल द डॉक्ट्रिन ऑफ महायाना फॉर्म अ बुद्धिज्म वॉज फाइनलाइज्ड। तो बोलते हैं कि इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के महायान स्वरूप का सिद्धांत निश्चित हुआ था। भूल तो नहीं गए कहीं आप इन बुद्ध धर्म की काउंसिल्स को और बुद्ध धर्म के बारे में? अगर भूल गए हैं तो अभी सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से चीज़ें रिवाइज नहीं हो रही हैं, पेपर भी नहीं हो रहे हैं ना, क्योंकि तो देखो 4th काउंसिल जो थी ना, 4 मुख्य रूप से काउंसिल्स हुई थी बुद्धिज्म की। तो ये डॉक्ट्रिन जो थी ना 4थे नंबर की, इसमें जो था ये महायान का कॉन्सेप्ट जो था वो निश्चित हुआ था। अगर हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर काउंसिल्स हुई थी, क्योंकि क्वेश्चंस तो एक्सपेक्टेड है यहाँ से पूछा जाना। अगर एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है तो बुद्धिज्म के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखो बौद्ध धर्म की जो हमारे पास 4 संगीतियाँ इनको कहते हैं, 4 संगीतियाँ जो हुई ना वो कहाँ कहाँ पर हुई। पहली संगीति हुई थी इसकी सप्तपर्णी गुफा, राजगृह भी कहते हैं यहाँ को, सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई थी। दूसरी संगीति की बात करें तो ये वैशाली में जो था वो हुई थी। तीसरी संगीति की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथे नंबर की संगीति जो था वो कुंडलवन में जो था वो हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? कनिष्क के कार्यकाल के दौरान जो था वो हुई थी। बौद्ध धर्म को ना 2 भागों में बांट दिया गया था, हीनयान और महायान। तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि हीनयान जो था वो क्या कहता था, ये कहता था बुद्ध एक महापुरुष हैं, और महायान कहता था कि बुद्ध एक देवता है। मूर्ति पूजा और भक्ति के ऊपर हीनयान जो था वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। महायान जो था वो मूर्ति पूजा का विधान रखता था, ये मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा चाहिए ये मानता था। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पृथ्वीराज रासो बुक वॉज रिटन बाय। तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये किताब जो था वो चांद बरदाई के द्वारा लिखी गई थी। चंद बरदाई ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम कॉमन सी किताबें रिवाइज करेंगे, अगर एग्जाम में पूछी गई तो आपको डेफिनेटली जो है वो वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। जिन किताबों को हम जो है वो डिस्कस करेंगे उनमें अर्थशास्त्र आ जाता है जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। इनमें बुद्धचरित आ जाता है, ये अश्व घोष के द्वारा लिखा गया था। इनमें कालिदास के द्वारा लिखे हुए मेघदूतम आ जाता है, रघुवंशम कालिदास के द्वारा लिखा गया था। कालिदास के द्वारा जो था वो अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। और बाण भट्ट के द्वारा जो है वो हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखा गया था। बाण भट्ट ने ही कादम्बरी नामक ग्रंथ भी जो था वो लिखा था। आपने विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र याद रखना है। आपने जो है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई रामायण याद रखनी है। आपने जो है वो जो पाणिनि थे अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ जो था वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, वो भी ध्यान रखना है। और एक जो कल्हन थे, कल्हन के द्वारा राजरंगिनी लिखी गई थी। राजरंगिनी जो है इसमें कश्मीर के बारे में लिखा गया था, तो ये भी आपने ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो कई बार ये एचएस जैसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो वो भी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें 147 क्वेश्चन बोलते हैं विच दिल्ली सुल्तान एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो बोलते हैं कि कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने लौह एवं रक्त की नीति जो था वो अपनाई थी। तो लौह एवं रक्त की नीति जो था वो किसके द्वारा अपनाई गई थी? ये अपनाई गई थी जी बलबन के द्वारा।
किसके द्वारा अपनाई गई थी, बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो 147 का सही आंसर हो जाएगा। अब 147 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो गया। हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, देखो बलबन के द्वारा जो था ये नीति अपनाई गई थी। बलबन के द्वारा एक चालीसा ग्रुप बनाया गया था। चालीसा ग्रुप को जो था वो इसका समाप्त कर दिया गया था। चालीसा ग्रुप जो था वो किसके द्वारा बनाया गया था, चालीसा ग्रुप जो था वो इल्तुतमिश के द्वारा जो था वो बनाया गया था। बलबन के द्वारा जो था वो ईरानी त्योहार नौरोज, आप देखते हैं नौरोज त्यौहार भी इसके द्वारा जो था वो स्टार्ट कराया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। और जो इसकी ब्लड और आयरन की नीति थी ये तो एग्जाम में पूछी भी गई है, तो ये भी आपने ध्यान रखनी है। और बलबन का तो लगभग हो ही गया। अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, गुलाम वस्ता कुतुबुद्दीन ऐबक किसके शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की स्थापना की गई थी। कुतुब मीनार की जो स्थापना की गई थी वो मतलब नींव रख दी गई थी कुतुब मीनार की, और उसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा जो था ये कार्य पूरा करा दिया गया था बाद में चलकर। और भी अलग अलग हुए। रजिया सुल्तान पूछ लिया जाता है, पहली मुस्लिम लेडी थी जिसने जो था वो शासन किया था, या फिर पहली जो शासक महिला मानी जाती है वो रजिया सुल्तान ही मानी जाती है जिसने शासन किया था। 1236 में इसका शासन जो था वो आरंभ हो गया था, 1240 तक जो था वो चला था। आगे बोलते हैं हु वॉज फादर ऑफ संभाजी, तो संभाजी के पिता कौन थे। क्वेश्चन नंबर 148 का अगर हम सही आंसर देखेंगे तो वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। संभाजी के पिताजी जो था वो शिवाजी थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि संभाजी के पिता तो शिवाजी थे, परंतु शिवाजी के पिता जो था वो कौन थे, उनका नाम पूछ लिया जाता है। तो शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोंसले। शाहजी भोंसले जो था वो शिवाजी के पिता थे। इनका नाम आपने नोट करना है। और आपने साथ में ध्यान रखना है कि पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी के कार्यकाल के दौरान। कौन से ईयर में हुई थी संधि, 1665 में जो था ये पुरंदर की संधि जो था वो हुई थी। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। और अष्टप्रधान जो था वो हुआ करते थे इनके कार्यकाल के दौरान। अष्टप्रधानों में जो था वो कौन कौन आते थे, इसका इनमें जो था वो आते थे पेशवा आते थे, अमत्य आते थे, वाक्य नवीस आते थे, सुरनवीस, दबीर, सरे नौबत, पंडित राव, न्यायाधीश आते थे। क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि अष्टप्रधान किसके कार्यकाल के दौरान आते थे, शिवाजी के कार्यकाल के दौरान आते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशवा थे वो क्या होते थे, वो मुख्य प्रधान या प्रधानमंत्री भी इनको जो था वो कह देते थे। जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, राजस्व मंत्री, उनको क्या कहा जाता था, उनको अमात्य कहा जाता था। और जो न्याय के चीज़ों को देखते थे, जो इनके जज की तरह होते थे, उनको न्यायाधीश जो था वो कहा जाता था उस दौरान। और जो विदेश मंत्री हुआ करते थे उनको दवीर जो था वो कहा जाता था। ये आपने ध्यान रखना है। सेनापति, सेना से संबंधित कार्य जो देखता था उसको सर ए नौबत जो था वो कहा जाता था। तो इस तरह से इनको डिवाइड किया गया था कि किस तरह के नाम जो है ये दिए गए हैं। तो अष्टप्रधान ये हुए। अगला क्वेश्चन देखें जी, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द इनफेमस कॉमनवेल्थ अवार्ड इन 1932। तो बोलते हैं कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जो था वो 1931 में जो घृणित सामुदायिक पंचायत था उसको घोषित कर दिया था। कॉमनवेल्थ अवार्ड किसके द्वारा घोषित किया गया था, प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पूछा गया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन सी रैमसे मैकडोनाल्ड जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, इनके कार्यकाल के दौरान ये कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 में अनाउंस किया गया था। बेसिक सा क्वेश्चन कि अनाउंस कब किया गया था, तो 1932 में किया गया था। ये तो याद रह ही जाएगा। हिस्ट्री पढ़ी है आपने तो मतलब डेफिनेटली पीजीटी पेपर 1 में भी यहाँ से सहायता मिल जाएगी और वैसे भी आपको सहायता मिल जाएगी। अच्छा, हम बात करते हैं ना कि कॉमनवेल्थ अवार्ड में था क्या। इसमें इस तरह की बात कही गई थी कि मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन हैं, सिख हैं, ये जो है इनको क्या कहा गया था कि ये इन्हीं के लोग जो हैं वो इनको चुनेंगे और फिर इनके इलेक्शन जो होंगे ना तो इन्हीं के लोग इनको चुनेंगे। मतलब मुस्लिम है कोई तो मुस्लिम ही उसको वोट देगा। इस तरह से जो था वो इसमें कहा गया था। गांधी जी ने इसका विरोध किया। अम्बेडकर कहते थे कि नहीं 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 ये बात सही है। तो गांधी जी ने क्या किया, अमरण अनशन पर जो था वो चले गए थे। जेल में थे ये, पूना की रवदा जेल में। तो इस दौरान ये अमरण अनशन पर जो था वो चले गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना BR अम्बेडकर भी घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो गांधी जी का ध्यान इस अमरण अनशन से हो जाए, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस के ऊपर विश्वास करते थे। फिर एक बार निर्णय ले लेते थे, पीछे नहीं हटते थे। और अंग्रेज भी डर गए। तो फिर बाद में चलकर ना यहाँ पर समझौता करना भी पड़ा था BR अम्बेडकर। तो फिर पूना पैक्ट जो था वो हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में साथ में ही चलकर। तो 1932 में ही जो है ये पूना पैक्ट आता है। अगस्त में ये कॉमनवेल्थ अवार्ड आया था। सितंबर में जो था ये 1932 में पूना पैक्ट जो था इसके ऊपर हस्ताक्षर जो था वो कर दिए गए थे। इसमें जो था जिन चीज़ों के ऊपर आपत्ति थी उन चीज़ों के ऊपर एक सहमति बनाई गई और स्वीकार कर लिया गया। फिर पूना पैक्ट जो था वो आ गया था। इसके बाद ही हमें देखने को मिलता है
थर्ड गोलमेज समिट भी जो है वो 1932 में जो है वो होती है। तो 3 गोलमेज समिट होती है। पहली गोलमेज समिट जो है वो 1930 में स्टार्ट होती है, नवंबर 1930 में 1931 तक चलती है। दूसरी गोलमेज समिट की अगर हम बात करते हैं तो ये 1931 में ही होती है, सितंबर 1931 में स्टार्ट होती है, दिसंबर 1931 तक ये चलती है। और तीसरी 1932 में जो है वो होती है। 3 गोलमेज समिट हमारे पास हुई, इनको जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में कहा जाता है। तो इंग्लिश में अगर आपने पढ़ा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखें, 150 क्वेश्चन पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं रॉफ इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो रॉफ बोलते हैं कि किस भारतीय राज्य या यूनियन केंद्र शासित प्रदेश का जो है ये लोक नृत्य है, डांस है। तो क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है वो इसका सही आंसर है। आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ से कि हमारे जो अलग अलग इंडियन स्टेट्स हैं उनके अलग अलग जो है वो डांसेज आते हैं और ये डांसेज एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। तो कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं हमारे पास जिनके इंपॉर्टेंट डांसेज जो है वो आपने ध्यान रखना है। कथकली कहाँ का है, केरला का है। बिहू कहाँ का है, बिहू जो है वो असम का जो है वो आ जाता है। आपने ध्यान रखना है कि यक्षगान कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, कर्नाटक में परफॉर्म किया जाता है। रऊफ का तो आपको पता चल ही गया कि रऊफ जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ये जम्मू कश्मीर में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। आपने ध्यान रख लेना है यहाँ से कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का जो है वो प्रसिद्ध है। और भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु से जो है ये संबंधित है। और इस तरह के डांसेस एग्जाम में अगर पूछे जाएं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। और भी डांसेस पढ़ लें, हम रिवाइज करते रहते हैं डांसेस को। टेस्ट सीरीज में हम और भी ऐसी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पीजीटी के लिए भी हमने स्पेशल पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज चलाई है, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। टेलीग्राम पर तो आपको इनका लिंक मिल ही जाएगा। अभी देखिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने कमेंट करके जो है बताना है। क्यों ना हिमाचल जीके का क्वेश्चन रिवाइज किया जाए। तो दान पुण्य करके एक मैरिज का टाइप होता है। दान पुण्य जो है ये मैरिज का टाइप है। ये कौन सी ट्राइब के बीच में जो है वो होता है, कमेंट करके आपने ये बताना है। दान पुण्य जो है वो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे, अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाइए। डेफिनेटली आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट PDFs, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, टेस्ट सीरीज का लिंक, जो भी चीज़ें आपके एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं वो सब वहाँ पर आपको मिल जाती हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।